कैसा महसूस कर रहे हैं अब? एक लड़की होते हुए आपने यह डिसाइड किया कि लक्ष्य मेरे लिए कोई और तय नहीं करेगा, मैं खुद तय करूंगी। तो जब आप घर से निकलना चाह रही होंगी तो एक डर तो मन में रहा होगा कि बहुत सारी लड़कियां रही हो जिनको ऐसे ताने सुनने को मिला हो या किसी ने छेड़ा हो, कुछ बोला हो और इसकी वजह से उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा ही रुक गई। पहली दफा जब मुखर्जी नगर आना हुआ था, कैसा महसूस हुआ था उस समय? सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे साथ अपनी सफलता की कहानी साझा करने के लिए मौजूद हैं एकता केशरवानी। एकता यूपी पीसीएस 2023 में 13वीं रैंक के साथ डिप्टी एसपी पद पर चयनित हुई हैं। आज एकता उन तमाम लोगों के लिए मिसाल बन चुकी हैं जिन्होंने हिम्मत हार कर सफर को अधूरा ही छोड़ दिया। आज आपके मन मस्तिष्क में जितने भी प्रश्न उठ रहे होंगे, तमाम प्रश्नों पर हम एकता के साथ बातचीत करने वाले हैं। एकता, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत। आपकी सफलता के लिए मेरी तरफ से और संस्कृति आईएएस की पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, आपका भी और संस्कृति टीम का भी। एकता, कैसा लग रहा है? एक तरह से लग रहा होगा कि ये जंग है लंबा और अब जंग जीत लिया है आपने, ठीक है? कैसा महसूस कर रहे हैं अब? सर, महसूस तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें जिसके लिए मैंने सपने देखे थे वो चीज़ें आज सच हो रही हैं। और ये आप तो समझते ही हैं कि एक रात में बदलने वाली चीज़ें हैं। कल तक आपको पता नहीं होता आप कुछ नहीं होते हो, फिर अगले ही पल एक रिज़ल्ट आता है और उस पर आपका नाम डीएसपी पोस्ट के लिए अगर देखते हैं तो पहले तो कई बार मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कम से कम 4 से 5 बार अपना रोल नंबर से मैंने सर्च किया था। नाम को भी मैंने नहीं तवज्जो दी कि किसी भी तरह की मिस्टेक मुझे किसी दूसरे का नाम हो सकता है। जी, बस वही वाली बात रही है। तो बार बार चेक करने के बाद संतुष्टि मिल गया? जी, फाइनली। तो जब संतुष्टि मिल गया उसके बाद का रिएक्शन क्या रहा? सर, इतनी खुशी हो रही थी और सबसे बड़ी बात, जो मेरे परिवार की मेहनत रही है मेरे पीछे, मेरी माँ का सपना और मेरे चाचा जी का सपोर्ट, पापा का उन सपनों को दिखाना मुझे कि किस तरह से चीज़ें रही हैं। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में मेरा सर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर का नहीं है चीज़ें। आप अपने परिवार से पहली गवर्नमेंट जॉब में गई हैं? जी सर, जी सर। चलिए, यहाँ से सफ़र की शुरुआत हो गई, लोग अब जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता चला जाएगा। जरूर सर। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे समाज की जो स्थिति है उसमें लड़कियों के लिए या तो समाज या परिवार लक्ष्य तय करता है या कई बार लक्ष्य तय ही नहीं होता है। जी सर। आपको कुछ चीज़ें दे दी जाती है कि परंपरागत रूप से जो चीज़ें चलती आ रही आप भी उसे फॉलो करिए। उसमें एक लड़की होते हुए, मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश से आती हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मुझे जानकारी मिला है। तो हम जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो बेल्ट है, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति अगर हम देखें तो और भी शिक्षा के स्तर पे बहुत अच्छा तो नहीं है। उसमें एक लड़की होते हुए आपने यह डिसाइड किया कि लक्ष्य मेरे लिए कोई और तय नहीं करेगा, मैं खुद तय करूंगी। कितना मुश्किल होता है ये? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं अपने घर में 3rd गर्ल चाइल्ड हूँ, जो एक समाज के तौर पे अगर आप देखेंगे, अभी भी जो नॉर्थ बेल्ट है वहाँ पे लड़कियों को एज अ बोझ भी देखा जाता है। तो उसमें जो मेरी मम्मी और पापा रहे हैं उनका कोई भी स्टैंड नहीं रहा है। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, हम ही तीनों जो लड़कियाँ हैं और मेरा एक भाई भी है हालांकि। अच्छा। तो वहाँ से ये सफ़र की शुरुआत होती है। जो पहले सपने दिखाए हैं, मैं इसका श्रेय सीधा अपने पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन रहे हैं। तो टेंडर्स और सरकार के साथ डीलिंग ये सब उनका रहा है, ठेके वगैरह के संदर्भ में। तो वहाँ से ये सब सपने मेरी आंखों में आए और उसको बढ़ाने का मम्मी का सपोर्ट और चाचा जी ने जो समाज सेवा से वो जुड़े हुए हैं, तो समाज को समझने की समझ जो मिली है मुझे, मेरे चाचा जी से मिली है। और जहाँ तक रही महिला होने की बात, तो हमारे घर का एनवायरनमेंट इस तरह ही रहा है कि किसी भी तरह का भेदभाव, हम तीनों बहनों में भी और जो 2 भाई भी हैं हमारे घर में, क्योंकि मेरी एक जॉइंट फैमिली रही है, इसलिए हमारे यहाँ सब साथ चीज़ें की जाती रही हैं। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं देखने को मिलता है मुझे वहाँ पे। एक चीज़ आपने कहा कि आपके पापा जो हैं बिजनेसमैन हैं। जी। अब देखिए, निवेश उन्होंने कहा किया शिक्षा पे, जी, है ना? तो शिक्षा पे, बेटियों की शिक्षा पे सही निवेश किया तो आज वो बिटिया जो है अफसर बिटिया बन गई।
उस निवेश का सही लाभ उन्हें मिल पाया, प्रॉफिट मिल पाया है ना। माँ की कितनी भूमिका रही आपकी? सर माँ की भूमिका में मैं देखूंगी तो जो चाहे वो सुबह उठाने से लेकर स्कूल भेजने में ड्रेस तैयार करना हो, चाहे मेंटली मुझे प्रिपेयर करना हो कि नहीं बेटा आपसे होगा ज़रूर। और भले असफलताएं भी मैंने देखी हैं, जो पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्री ही नहीं हुआ, उसमें मम्मी ने जो भी सांत्वना देने वाली स्थितियां हैं उसको छोड़कर उन्होंने कहा है कि तो क्या हुआ, इस बार नहीं तो अगली बार सही, और देखना तुम्हारा होगा ज़रूर। ये जो भावना वो भरती हैं तो वो डिप्रेशन की जगह मुझे मोटिवेशन की ओर ले जाता है। शायद यही कारण है कि मैंने इस बार और मेहनत की और इस बार डीएसपी रैंक पर मैं नियुक्त हुई हूँ। जब दिल्ली आप आ रही होंगी, उस वक्त जब दिल्ली आ रही होंगी ग्रेजुएशन हो चुका था क्या? सर मैं अंडर ग्रेजुएशन थी तभी अच्छा, मैंने दिल्ली की। मतलब बहुत कम उम्र में आपने यहाँ आने का निर्णय ले लिया। जी जी। ये प्रश्न मैं आपसे इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो घर से बाहर निकल करके पढ़ना चाह रही हैं, ठीक है। आजकल के देखिए दुनिया में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, लेकिन इस बात में कहीं ना कहीं दम तो है कि जब आप मुखर्जी नगर आते हैं, उस कक्षा में जाते हैं, सभी के साथ मिलते हैं, तो एक अलग तरह का माहौल मिलता है जो इस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है, ठीक है। तो जब आप घर से निकलना चाह रही होंगी तो एक डर तो मन में रहा होगा, एक हेजिटेशन रहा होगा, और उसमें भी दिल्ली आना है। दिल्ली शहर जो है और उसमें लड़कियों का रहना कितना संघर्ष भरा है, कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर उस चीज को आपने कैसे पार किया? आपने अपने परिवार को कैसे समझाया? परिवार का कैसा सपोर्ट रहा? सर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक इंसिडेंट कोट करना चाहूँगी जो मेरे साथ 12th में हुआ, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो इसलिए मैं कोचिंग करते थे और जो कि सुबह 6 बजे से होती थी। तो इस वक्त आप ये समझते हैं कि ठंडी में काफ़ी सुनसान और ये सब चीज़ें रहती हैं। तब 2 ऐसे लोग थे जो मनचले या सहोदे जिनको बोलते हैं, इन्होंने पीछा किया था मेरा, और मैं लगातार पहले तो मैंने उसको मन में रखी थी चीज़ें, मतलब बताने से डरना, जिस तरह से बच्चे होते हैं। तो ये साइकिल से मैं जाती थी तो इस तरह की चीज़ें लगातार देखने को मिली, लगभग 1 हफ्ते तक यही चलता रहा। तो मैंने हिम्मत करके मैंने अपने पेरेंट्स से ये बात कही भी थी, क्योंकि पहले मैं संकोच करती थी। धीमे धीमे जब थोड़ा सा खुलापन हुआ तो फिर वो चीज़ें सही हो गई बिना किसी एक्शन के ही, क्योंकि ठंडी से गर्मी की ओर ट्रांजिशन हुआ, जैसे ही सुबह जल्दी होने लग गई। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे देखने को मिली, जब मैं अकेले होती हूँ तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल या महिला सुरक्षा की भावना जो होती है, ये समाज में अभी भी मौजूद हैं, जो चिंताजनक स्थितियाँ हैं। मन में ये भी रहता है ना कि जैसे आपने कहा कि पहले मैंने किसी के साथ शेयर ही नहीं किया ये घटना। अब कई बार ये रहता है कि पेरेंट्स के साथ बोलें तो पेरेंट्स कहें कि चलो कोचिंग करने ही मत जाओ, ये उल्टा आप पे ही पड़ जाए। मैं ये बिल्कुल भरोसे में थी कि मैं अगर ये बोलूँगी भी अपने पेरेंट्स को तो वो इसको मेरे ऊपर नहीं डालेंगे या मेरी पढ़ाई को अफेक्ट होने नहीं देंगे, क्योंकि मैं एक बच्ची थी उस वक्त। तो मन में इस तरह से डर भर गया था कि मैं अपनी बहन तक को नहीं बता पा रही थी वो चीज़ें। बिल्कुल। तो ये कहने को तो बहुत आसान है कि कोई 4 शब्द कह गया है, लेकिन जो बच्चे या जो भी फीमेल हैं उनके मन में वो कितनी गहरी छाप छोड़ सकता है, शायद उनको नहीं पता है, जो वो 4 शब्द कह के आगे बढ़ जाते हैं। उनके लिए चीज़ें काफ़ी आसान होती हैं सर। तो एकता, अब जो है आप डिप्टी एसपी बन चुकी हैं। जी सर। वर्दी होगा आपके पास। जी सर। ऐसे मनचलों को सबसे पहले ठीक कर दीजिएगा। बिल्कुल सर। जिस भी शहर में जाइए, जहाँ जाइए, वहाँ आप इस चीज़ को सबसे अधिक आप प्राथमिकता में रखें। जी बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने फील किया है, स्वयं वेदना के स्तर पर है ये चीज़ें, तो मैं इससे और किसी जितने को मैं जान सकती हूँ मैं उनको फील होने तो नहीं दूंगी इस तरह की स्थितियाँ। क्योंकि मान लीजिए आप इस मामले में सौभाग्यशाली रही कि आप वहाँ से निकल करके पढ़ने आ गई, दिल्ली आगे बढ़ गई। संभव है हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ रही हो जिनको ऐसे ताने सुनने को मिला हो, या किसी ने छेड़ा हो, कुछ बोला हो, और इसकी वजह से उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा ही रुक गई हो। जी बिल्कुल सर, ये बात तो आपने अपने ऐसे आपके साथ हुआ, आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जहां आपने इस तरह की घटनाएं सुनी होगी, देखी होगी। तो सही मौका आपको कुदरत ने कहीं ना कहीं दिया है ना, कि वर्दी दिया है। तो अब इसके मामले से आप कानून व्यवस्था इस मामले में आप दुरुस्त कर पाएंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं जब आप दिल्ली आती हैं पहली बार, जैसा आपने कहा कि उस वक्त आपका ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, तो दिल्ली जब आई थी तो सीधे मुखर्जी नगर आना हुआ था? जी सर, पहले क्योंकि हिंदी मीडियम रहा है मेरा, तो मुखर्जी नगर उसके लिए बेस्ट प्लेस मैंने सुना था। थोड़ा सर्च वर्च की गई थी चीज़ें,
तो उससे पता चला मुझे। तो पहली दफ़ा जब मुखर्जी नगर आना हुआ था, कैसा महसूस हुआ था उस समय? सर वही सपने लेकर कक्षा 12 के बाद सीधे आना, बच्चे ही रहते हैं हम लोग, तो वो सपने के साथ जब पहली बार कदम रखा तो उस वक्त तो लगा था कि समझ लीजिए वही अचीवमेंट है, मुखर्जी नगर आना ही। लेकिन फिर पता चला कि इस पेपर की कठिनाइयाँ अधिक हैं, और जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, क्योंकि जब बच्चा आता है तो आप समझते हैं कि वो सिर्फ रहता है कि पहली बार में ही चीज़ें हासिल हो जाएंगी, क्योंकि एकेडमिक स्तर पे इस तरह की चीज़ें हमेशा रही हैं कि अब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको चीज़ें मिलती जा रही हैं। फिर यहाँ पे असली जो जीवन शुरू होता है कि नहीं, आपके सब कुछ करने के बाद भी चीज़ें हो सकता है मुख मोड़ लें सफलता से। तो इस तरह की चीज़ें सीखने को मिली, और पब्लिक एक्सपोजर सर मेरा रहा पहली बार जो भी थोड़ा बहुत, तो उसमें जब उन्होंने मेरा नाम पूछा था, मुझे आज भी याद है, पीजी की मैं बात बता रही हूँ। अच्छा। कोई फॉर्मल गैदरिंग नहीं थी कि कोचिंग में मैंने पूछा हो, सिर्फ पीजी में उन्होंने मेरा नाम पूछा था। मुझे अंदर से इस तरह का थरथराहट हो रही थी कि मैं ही जान सकती हूँ वो फीलिंग कि क्यों आई आखिर। शायद कभी अब जब घर में रहते हो तो सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स करते हैं आपके लिए, और पहली बार आपको अपने लिए कुछ करना था, तो सर ऐसे ही रहा। घर से निकल करके सपने बुनना, जी, एक लक्ष्य तय करना, उस लक्ष्य के लिए रास्ते बनाना, उस रास्ते पर चलना, वो सारे काम आपने किए और वो अचीव कर लिया आपने। तो इतना कर लेने के बाद मन कितना शांत महसूस होता है? सर सबसे पहली बात तो इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा है कि जिसके लिए आए थे उसमें कुछ लक्ष्य तो हासिल हुआ है, और जो पिछली असफलताएं रही हैं वो भी धूमिल होती जा रही हैं इस सफलता के उसमें। बस आगे उम्मीद है कि आपको मैं यहीं पे यूपीएससी का इंटरव्यू देते हुए मिलूं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि आप यूपीएससी में भी सिलेक्शन लें और फिर आपसे दोबारा मुलाकात हो। आपने जो एक शब्द इस्तेमाल किया कि जो असफलताएं आपके जीवन में आई, वो जो असफलता है, उस असफलता से लेकर के, चूंकि आपका ये तीसरा प्रयास रहा है पीसीएस के लेवल पे के, और मेंस कितनी बार आपने लिखा? सर मेरा ये मेंस फर्स्ट है और फर्स्ट ही इंटरव्यू था। अच्छा, मतलब 2 बार आप प्रीलिम्स में ही रुक गए थे। ठीक है, तो यानी कि वो 2 असफलताएं जो आपने देखी थी, उस असफलता से लेकर के इस सफलता तक आपने अपने जो पढ़ाई है उसमें क्या बदलाव किए? सर बदलाव के स्तर पे तो मैं ये कहूँगी कि जो भी मैंने जिन सर से क्लास ली हैं, उन्होंने एक चीज़ तो माइंड में बिठा दी थी कि पहले तो अपनी चीज़ों पे आपको भरोसा करना होगा। रही बात जहाँ तक नोट्स की, तो उसमें जैसे अखिल सर से मेरा इंटरेक्शन हुआ पहली बार मुखर्जी नगर में आने के बाद। अच्छा, मुखर्जी नगर आए तो पहली बार किन टीचर से मिले थे? अखिल सर ही रहे हैं मेरे फर्स्ट टीचर मुखर्जी नगर में सर। ओरिएंटेशन क्लास रहा होगा? यस सर। तो वहीं से उन्होंने पहले अपनी चीज़ों में भरोसा करना सिखाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि भ्रांतियाँ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, इस स्तर तक कि आप कई बुक्स छानने के बाद भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। लेकिन ठीक है, मुझे ये बहुत गर्व की भी बात मैं कहूँगी कि ऐसे सर लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला कि अपनी चीज़ों पे भरोसा और अपने नोट्स पे भरोसा, जिसके कारण मुझे लगता है कि मेरा जो चीज़ें रुकी हैं कहीं ना कहीं, वो शायद उसमें थोड़ा सा भाग्य का भी रोल होगा और कहीं ना कहीं मेरी मेहनत कम रही होगी। मैं इसी को मानती हूँ। और स्ट्रेटजी के लेवल पे मैंने जैसा बेसिक्स पे पकड़ बनाना, ये सब चीज़ें रही हैं, तो मैंने इनको तवज्जो दी है और अपने जो नोट्स रहे हैं उनको प्रेफरेंस दी है। अखिल सर के साथ ओरिएंटेशन जब आपका रहा होगा, मेरे ख्याल से 3 घंटे का क्लास चला होगा वो, तो उस 3 घंटे के सफ़र में धीरे धीरे ऐसा फील होने लग गया होगा कि बस ऑफिसर बन चुके हैं, है ना? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, इन चीज़ों को आपने महसूस किया होगा। उसके बाद मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लड़कियों के लिए, मान लीजिए आप कोचिंग में जाते हैं, आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोचिंग जाते हैं, आपने कहा कि पीजी में जब आप बात कर रहे थे तब भी डर रहे थे, तो क्लासरूम में जो आप पढ़ते हैं, यूपीएससी के सिलेबस को अपने जहन में लाते हैं, वह कैसे कैसे कॉन्फिडेंस आपको देता है कि दुनिया के सामने फिर जो है एक नए व्यक्तित्व के रूप में आप आ जाते हैं? जैसा कि सर अभी आपने कहा कि अखिल सर आपको एक ऑफिसर ऐसा लगता है कि ओरिएंटेशन क्लास में ही बना के छोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है शिक्षा जो है वो आपको एक आत्मविश्वास प्रदान करती है सर। नॉलेज इज़ कॉन्फिडेंस, ये मैंने सुना भी है कोटेशन। और जब आप कॉन्फिडेंस के साथ जब चीज़ें कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीजी में मैं अपना नाम बोलने से भी कतरा रही थी, थरथरा रही थी एक तरीके से, तो ये चीज़ें जब मैंने
गेन की कि तो मुझे ये पता चला कि ये तो कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है। तो जब आप सामान्य मानव स्वभाव से परिचित हो जाएंगे तो अपनी आपकी भाषा में ठहराव भी एक आ जाएगा और आपकी एक्सप्रेशंस जो अजीब अजीब से आते हैं फर्स्ट टाइम में वो स्थिर हो जाएंगे। सही बात है, किसी ने सही कहा है कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही, है ना। और उसके जो है जीते जागते जो उदाहरण है वो आप हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो पहली दफ़ा कब रहा होगा जब एकता के मन में ये आया होगा कि मुझे बाकी कुछ नहीं करना है, ऑफिसर ही बनना है। क्योंकि देखिए लड़कियों के लिए क्या होता है ना, समाज में कई बार लोग कहते हैं देखो बीएड कर लो, नर्सिंग कर लो, है ना, कुछ सिलाई कटाई का काम कर लो, ससुराल जाओगी तो काम आएगा, ये सब चीज़ें काफ़ी इस तरह की बातें होती है। और उसमें यह तय करना कि नहीं ये सब नहीं करना है मुझे, है ना, जो परंपरागत चीज़ें हैं उसको साइड करो, मैं तो बनूंगी ऑफिसर। तो ये पहली दफ़ा कब आया था आपके मन में? सर पहली दफ़ा मतलब ये आप कहेंगे कि ये सब तो बहुत बनावटी फिल्मी बातें हैं। लेकिन सच में ये एक इंसिडेंट हुआ है जब मेरे पापा को एक आईएएस हैं उनका बंगले को रिनोवेट करने का टेंडर मिला हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने ऐसी ही बातों बातों में वो किसी और डायरेक्शन में बातें बता रहे थे, लेकिन उसके लिए मेरे मन में दूसरी डायरेक्शन से सोचना मैंने शुरू किया कि ये क्या है, मतलब चीज़ें क्यूरियोसिटी जो बच्चे में जी वो तो कॉमन ह्यूमन नेचर ही है। तो मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश की और क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे चाचा जी समाज से काफ़ी जुड़े हुए हैं और क्योंकि उनका बिजनेस है और इन सब चीज़ों से इंटरेक्शन, हमारे यहाँ जो इंटरेक्शन की परंपरा रही है एक लोकतांत्रिक स्वरूप लिए हुए, जैसे मैं अपने चाचा जी को चाचा जी नहीं बोलती हूँ, मैं चाचा बोलती हूँ नॉर्मल। अच्छा। और हमारा जो संवाद की स्थितियाँ हैं वो एक फ्रेंड के तौर पे दिखती हैं, चाहे वो पापा हो चाहे वो चाचा हो, सहज है कहने का मतलब आप। तो सारी चीज़ें जो उनके साथ होती हैं वो मुझे पता चलती हैं। तो कभी मैंने सुना कि सिग्नेचर लेने में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप तो समझते हैं बिजनेस में कितने हैं। यस जी। तो इन सब चीज़ों ने मुझे उसकी ओर प्रेरित भी किया और कहीं ना कहीं ये जो मेरे पापा और चाचा हैं इन लोगों ने मुझे इसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दी है। तो बस ऐसे ही रहा है सर कि वहाँ से मन में ठान लिया कि अब तो बनना है तो अफसर ही। तभी तो आफ्टर 12th ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था सर कि, और मैंने इसी सोच से बीए भी किया था आर्ट्स लेके कि इसी में जाना है सर। तो अब आपका सिग्नेचर लेने में तकलीफ होगा भी या जल्दी मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं सर। क्योंकि कोशिश तो यही है ना, रहनी चाहिए ना कि जो अब हम बन गए हैं तो हमसे जो है समाज में फायदा ही हो। जी सर। तो देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि घर से आप निकल के यहाँ तक पहुँचे, वहाँ तो मम्मी आपके स्कूल वगैरह जाने के लिए तैयार कर देती थी जैसा आपने कहा, लेकिन जब दिल्ली आए होंगे पीजी में रहने में भी समस्या हो रही थी, तो वहाँ पे मम्मी है नहीं। लड़कियों के साथ ऐसा अक्सर होता है कि घर की बहुत यादें आती है ना, क्योंकि घर से जुड़ाव ज़्यादा लड़कियों का रहता है, लड़के तो घूमते ही रहते हैं बाहर, घर पे दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो आपका वो जुड़ाव रहना, मम्मी से दूर रहना, फिर उन सब चीज़ों को कैसे संभाला आपने? क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है, जैसा आपने महसूस भी किया होगा, यहाँ अजनबीपन बहुत दिखता है ना। अचानक से लगता है कि पूरे भरे हुए शहर में मुझे कोई नहीं जानता है। जी सर। तो कैसे झेला इन सब चीज़ों को? सर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरी 2 सिस्टर्स भी हैं, मुझसे 1-1 साल की बड़ी हैं दोनों, तो उन दोनों के साथ ही मैं यहाँ पर आई थी। तीनों बहन एक साथ आ गई? जी सर। बहुत खूब। तो वहाँ से मुझे जो आपने समस्या बताई है, एक फैमिली माहौल तो लगातार फिर मिलता रहा मुझे। मुखर्जी नगर में एक छोटा सा घर बना लिया आपने। जी ऐसा ही एक परिवार आपने क्रिएट कर लिया यहाँ पे। बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा ये हो गया होगा। तो यहाँ मुझे एज मिल गई बाकी बच्चों से। ये आपका हिंदी मीडियम रहा है? जी सर। हिंदी मीडियम में इसीलिए अलग से पूछना चाहा कि आप समझ गई होंगी मैं क्यों पूछना चाह रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है, खास करके यूपीएससी में तो लगातार देखा गया है, वजह एक सीसेट भी लोग कहते हैं, पीसीएस में भी लेकिन देखा गया है पिछले कुछ समय से हिंदी मीडियम के रिजल्ट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। आप हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हुई हैं, है ना, और आपने कहा कि आप पहली दफ़ा जो है मेंस लिखा है। मैं मेंस पर इसीलिए जोर दे रहा हूँ कि प्रीलिम्स में लेकर के कहीं बाधा कम से कम मीडियम को लेकर के नहीं रहता है ना। क्योंकि मेंस ही लिखने का एग्जाम है, वहीं एक रहता है कि नहीं मेरा हिंदी मीडियम है, मेरा इंग्लिश मीडियम है, लिखावट में चीज़। तो पहली दफ़ा आपने मेंस लिखा हिंदी माध्यम से, पहली दफ़ा आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी हिंदी में दिया आपने, और फिर आपने किला भी फतह कर दिया, है ना। तो ये जादूगरी आपने कैसे की, ये जो हिंदी माध्यम के साथ है? बाकी बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? सर मैं बाकी बच्चों का तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरी जो अप्रोच रही है चीज़ों को डील करने की, जैसे कि मेंस में सर
एक फ्रेमिंग होती है, इंट्रो, मेन बॉडी और निष्कर्ष। हाँ। सबसे पहले तो मैंने इस जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको पूरा किया है, चाहे लास्ट क्वेश्चन मेरे पास आधा मिनट भी रहा है, लेकिन एक लाइन भी मेरा निष्कर्ष जरूर रहा है। अच्छा। जी सर। और इंट्रो की जहाँ तक बात है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने डेटा का कलेक्शन किया था, और जो जहाँ पर डेटा नहीं ज़रूरत होती है तो पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में आर्टिकल्स आ जाते हैं, और वहीं सोसाइटी है या थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स वगैरह है तो वहाँ कीवर्ड्स एक क्वेश्चन में रहता ही है, तो उसको डिफाइन करके मैं आगे बढ़ती हूँ इंट्रो के लिए। और मेन बॉडी में मैंने सर बुलेट पॉइंट में लिखना और ये चार्ट्स का यूज़ करना, विभिन्न और स्टार्स वगैरह जैसे यूज़ किए जाते हैं डेटास देने के लिए कि वो अट्रैक्टिव भी लगे, और अंडरलाइन करने को मैंने तवज्जो दी है। और सर एक चीज़ मेरा मुझे लगता है रहा है कि दोनों पेन का यूज़ किया है मैंने, ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का, क्योंकि मेरे साथ के ऐसे लोग भी हैं कि आप ये मैनेज कैसे करती हैं। मैं भी यही पूछने वाला था कि ये मैनेज कैसे होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया, वो कहते हैं समय ही नहीं बचता है, इतना स्पीड से हमने सर झुकाया, लिखना शुरू किया तो आखिरी तक। तो ये दोनों पेन कैसे इस्तेमाल हुआ? सर वो शायद हैबिट भी ऐसी रही है शुरू से, क्योंकि जब बच्चे से 12th से मैं आती हूँ तो मैंने वहाँ भी वैसे ही यूज़ किया है, और लगातार प्रैक्टिस से ये मुझे लगता है संभव भी है सर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो सामने आप दिख रहे हैं एग्जाम्पल। तो आप जब आंसर राइटिंग करते होंगे रूम पे, या तो जैसे कि आपने आंसर एक लिखा तो उसका मूल्यांकन कैसे करते थे? सर मूल्यांकन में सबसे पहले तो मैंने ये देखने की कोशिश की कि इंट्रो कितना अट्रैक्टिव है, क्योंकि जब फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन मैंने ये कोट पढ़ा था, तो मुझे लगता था जब मैंने स्टार्ट किया तो फिनोमिनास हैं जैसे जहाँ पे ज्योग्राफी की बात आती है, तो चक्रवात की ही मैं आपसे एक एग्जांपल लेती हूँ। चक्रवात की परिभाषा मैंने एक दो लोगों की कॉपी और देखी, जब मैंने उसको अपनी कॉपी से कंपेयर किया तो मैंने ये पाया कि ये सटीक परिभाषा, ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी जो मेरी रही थी। अच्छा। और कहने को तो कुछ भी कि मैंने ऐसे पढ़ा है कि तूफान एक होता है इस टाइप से, तो लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, 16 मीटर पर सेकंड से 32 मीटर पर सेकंड में जो हवाएं चलती हैं और इसका क्षेत्र क्या है, ये सारी चीज़ों को मैं कंबाइंड करके इंट्रो को अपने बनाती थी। मतलब तो आपने इंट्रो को, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कंक्रीट रखा है। जी सर। एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखा है, घुमावदार बातें नहीं की है, टू दी पॉइंट फॉर द पर्पस। और धर्मनिरपेक्षता जैसे एक शब्द आया, तो ये सारी चीजें हैं, मुझे इसमें डेटा तो आप कुछ नहीं यूज कर सकते, तो इसका मतलब है कि वो आपसे पूछ ही रहे हैं कि परिभाषा कितनी आप कंक्रीट जानते हैं उसके बारे में। तो मेरी ये अप्रोच हमेशा इंट्रो को लेके बहुत सजग रही है। और रही बात मेन बॉडी की, तो मैं उसको ज़रूर ये चीज़ कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई एक डेटा का मैं यूज़ कर सकूँ। और बुलेट पॉइंट में सर मुझे लगता है कि मेरे लिए ही ज़्यादा वो चीज़ सरल रही है कि मैं बुलेट पॉइंट में लिखना आपको भाषा को कम करने का भी स्कोप देता है, और जल्दी लिखने का भी आपको फ़ायदा मिल जाता है इसमें। कंक्लूजन कैसे अच्छा लिखें? सर कंक्लूजन में पहले मेरे कंक्लूजन स्टार्टिंग में जो ख़राब रहे, मुझे भी खुद को भी नहीं अच्छे लगते थे, ऐसा लगता था काम चलाऊ बस हो रहा है। तो मैंने फिर ये चीज़ सीखी कि आगे की राह जब होती है उससे, और एक SDG का बहुत फेमस रहा है सर कि उसको आपको अगर आ गया तो समझ लीजिए आपने बहुत किला फतेह कर लिया है किसी भी आंसर में, वो चीज़ रखना। और मेरा मानना रहा है सर कि जैसे वर्ड से जो चीज़ें जुड़ती हैं उससे बेहतर है कि आप इंडिया से चीज़ें जोड़ें। और जब यूपी स्पेशल की बात आती है तो यूपी को जरूर शामिल करना है आपके निष्कर्ष में, ताकि जो एग्जामिनर है उसको लगे कि बच्चा यूपी के लिए काफ़ी सजग है। जी सर। एक दिन में कितना आंसर लिख लेते थे आप? सर मैंने ऐसे तो 3-3 पेपर भी लिखे हैं लास्ट के आते वक्त, तो लगातार 3-3 घंटे का पेपर होता है सर, तो ऐसे देख लीजिए 9 घंटे तक हो जाता है। एक दिन में 9 घंटे लिख लेते थे? लेकिन सर मेरा ये, मैं एक्सेप्शन केस बता रही हूँ, लेकिन जनरली मैं 2 पेपर से लिखती थी। 6 घंटे लिखते थे? जी सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपका पहले से काफ़ी रहा मेंस को लेकर के। जी सर। उसको आपको उसने सहज बना दिया। टेस्ट सीरीज का कितना ज़्यादा इसमें रोल रहा? टेस्ट सीरीज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सर मेरा मानना है कि जब आप ही बार बार बोल रहे हैं ये चीज़ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जब तक आपने चीज़ें प्री के पहले कर रखी हैं, और प्री के पहले मुझे लगता है मुझे 3 महीने तो मिनिमम चाहिए प्री को कंसंट्रेट करने के लिए, तो उसके पहले से आपकी प्रैक्टिस छूटी हुई है। तो जो अगले 3 महीने आते हैं प्री को क्वालिफाई करने के बाद, उसमें स्टार्ट में भले चाहे कितना भी गंदा आंसर आप लिख रहे हो, लेकिन छोड़नी नहीं है चीज़ें। स्टार्ट डे 1 से ही पहले तो आप कोशिश करें कि
स्टार्टिंग के जो अगले 10-15 दिन है आप उसमें एक बार अपना कवर कर लें जो सिलेबस है GS 1 2 3 4 का, ताकि आपको लिखने के लिए मटेरियल भी मिल जाएगा। सही बात। और जब इवैल्यूएशन होगा आपकी कॉपी का तो फिर आपको खुद महसूस होगा कि नहीं ये चीज़ मुझे एक बार और रिवाइज करनी है तो इसको मैं और अच्छा कर पाऊंगी। आपने एक बात कही अभी कि कितना भी गंदा आंसर लिख ले, तो ये कैसे डिसाइड आप करते थे कि अभी जो एकता लिखी है बहुत ही गंदा आंसर है? सर ये मुझे लगता है कि उस वक्त जब मैं पहला आंसर लिख रही होंगी तो भी मुझे लगता था कि मैंने ठीक लिखा है, लेकिन जब वो 30वां आंसर था हाँ। तब मुझे लगा कि नहीं वो गंदा था, क्योंकि कंपैरिजन आप कंपैरिजन करने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आंसर अच्छा है कौन सा गंदा, अथवा आपके एक जो मेंटर होते हैं उनसे आप इवैल्यूएट करवाएं। मुझे लगता है सर सेल्फ इवैल्यूएशन इसमें बेस्ट की रोल निभा सकता है, और वो ही हो सकता है कि प्रैक्टिस से आप अपने पहले दिन की कॉपी को सहेज के रखिए, 30वें दिन की कॉपी से मिला लीजिए, आपका कंप्रेशन खुद से हो जाता है, इससे आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि सर अभी आपने कहा खुद से कंपटीशन, तो ये होड़ अपने अंदर होनी चाहिए कि मुझे सामने वाले से कंपटीशन नहीं करना है, जो पहला आंसर उससे बेटर आंसर मुझे अगली बार मिलना चाहिए। अगर उससे खराब हो रही हैं चीज़ें तो ये आपको उसमें वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे सर ये चीज़ तो कॉमन फिनोमिना है कि कोई किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है, कोई किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है। जैसे फर्स्ट पेपर आपका ख़राब हो रहा है, आपने पहला जो आंसर लिखा चक्रवात वाला, मान लीजिए एक एग्जाम्पल, तो आपने उसमें डायग्राम्स वगैरह ऐड नहीं किए, जहाँ पे चक्रवात ज़्यादा आते हैं वो आपने उसको ऐड नहीं किया, मैप में शो नहीं किया। ये चीज़ें आपको बाकी और लोगों की कॉपी, टॉपर्स की कॉपी देखने के बाद चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि नहीं इसको अच्छा करने के लिए ये किया जा सकता था। जैसे इंडिया का मैप आपने बना दिया, ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं आपको, आपके आंसर को। तो इसलिए मुझे लगता है सर सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ द बेस्ट की। तो जब आप प्रिपरेशन वगैरह करते होंगे तो आपने कहा आप 3 बहनें हैं, तो तीनों एक दूसरे का कॉपी चेक कर देते थे? जी, जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। दोनों ही सिस्टर्स ने मेरे साथ सपोर्ट किया है, और भी अब मुझे बेहतर बनाने के लिए कि जैसे इंडिया का मैप है आप उसको 30 सेकंड में कंप्लीट करो, और यूपी का मैप मैंने पहली बारी बनाना शुरू किया था 5th और 6th पेपर इंट्रोड्यूस होने के बाद, तो उसे कितना अच्छा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। और भी जो कमियां रही हैं उन्होंने उसको निकाली हैं, और मुझे एक रचनात्मक दृष्टिकोण जो होता है वो देने की कोशिश की है। इस इंटरव्यू के बाद आपकी बड़ी बहन तो खुश होने वाली है, क्योंकि आपने अलग से कहा है मेरी बड़ी बहन जो है बहुत सपोर्ट की है, लेकिन बाकी जो छोटी वाली होगी ना उनके लिए आपने कुछ बोला नहीं है? सर मेरी दोनों ही बहनें मुझसे बड़ी हैं, मैंने आपको बताया मैं 3rd चाइल्ड हूँ। हाँ, मतलब दूसरी वाली बड़ी बहन जो है वो तो आप कवर करने के लिए उनकी तारीफ करेंगी। नहीं सर, मतलब मैं इस लिहाज से यहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ कि ग्रुप स्टडी, यानी कि 3 बहनें हैं, तो आपस में आपका एक छोटा सा मुखर्जी नगर में आपने एक मोहल्ला क्रिएट कर लिया अपना, ठीक है? तो ग्रुप स्टडी आप तीनों का एक साथ कहीं ना कहीं हुआ तो होगा। जी बिल्कुल। एक समय में क्या होता है, लंबे समय तक प्रिपरेशन करना जैसा आपका भी रहा है ना, तो कई बार क्या होता है डिमोटिवेट हो जाते हैं, लगता है कि चलो चीज़ें हाथ से निकल रही है रेत की तरह, छोड़ देते हैं। उस वक्त क्या ग्रुप स्टडी करना लाजमी हो जाता है, करना चाहिए, या फिर उस वक्त एकांतवासी ही बन जाना चाहिए कि अपने ऊपर और ज़्यादा काम करें? सर मुझे लगता है एकांतवासी जब इंसान बनता है, शायद ये एक्सपीरियंस सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो वो एक डिप्रेशन मोड में जाना शुरू कर देता है एक समय के बाद। जब आप एकांत होकर पढ़ रहे हैं, लगातार आपको सफलता मिलती जा रही है, तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपने ग्रुप स्टडी स्टार्ट की, उससे अगर आपको सफलता मिल रही है या असफलता भी मिल रही है, तो आपके संभालने के लिए हैं लोग। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोगों का 5 लोगों का ग्रुप रहा था, जिसमें से 2 लोगों ने क्वालिफाई किया प्री यूपी का, और बाकी नहीं कर पाए। वही आ जाती हैं बातें कि कहाँ कमी थी। तो हम दोनों ने जो ये 5 और 6 पेपर हैं, फिर हम दोनों ने ग्रुप स्टडी स्टार्ट कर दी थी सर। तो ये जो 5 और 6 पेपर रहे हैं, इसमें आप समझ लीजिए कि हार्ड वर्क के साथ जितना हम लोगों का स्मार्ट वर्क रहा है, उसने शायद ये जो रैंक मेरी मिली है मुझे, उसने एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाया है। चलिए, हम 5 और 6 पेपर जो स्पेशल पेपर ये कहना चाह रही हैं, जो यूपी में भी ऐड हुआ, उस पर विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना है कि उस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा किया जाए। अभी नया पेपर है। मैं एक चीज़ जो आपसे बातचीत करके समझ पा रहा हूँ, आपने कहा कि अब 12 के बाद ग्रेजुएशन आपका हुआ भी नहीं था, आप दिल्ली चली आई। प्लान बी आपने कभी भी तैयार ही नहीं किया, है ना? क्या आपको लगता है आज के दौर में जो कंपटीशन का माहौल है ना, तो उस माहौल में क्या प्लान बी होना चाहिए, और यूपीएससी या जो स्टेट पीसीएस है
उसकी जो समय सीमा लग रही है ज़्यादा, मान लीजिए आपके भी कई साल चले गए, मान लीजिए अगर नहीं ही होता, है ना, बहुत सारे कैंडिडेट के नहीं हुए, योग्य थे, तो उनके लिए प्लान बी क्या होना चाहिए? सर, जब मैंने आफ्टर 12th यहाँ पे आ गई तो ओवर द ईयर्स मैंने ये रियलाइज़ किया कि कहीं गलती हुई है। मतलब मुझसे ही ये मुझे कोई गाइड करने वाला शायद नहीं था। तो मुझे लगता है प्लान बी के साथ अब आप जब आते हैं या आप ही जैसे समझते हैं कि कॉलेज में इंसान का एक्सपोज़र उतना हो जाता है, तो पब्लिक अपीयरेंस उसकी, जैसे मैंने आपको बताया पीजी में मैं अपना नाम बताने से काँप रही थी, अगर इसे मैं कॉलेज में पहले कर चुकी होती तो शायद ये स्थितियाँ बदली होती। तो और जहाँ तक इनसिक्योरिटी की बात आती है तो फिर ये चीज़ें लगातार आपको एक डिप्रेशन मोड में ले जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है सर। तो मुझे लगता है कि प्लान बी के साथ आपको आना चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपका सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा कि पब्लिक एक्सपोजर, आप उतना खुद को डराव नहीं महसूस करेंगे। एक चीज़ आप और इसके साथ ऐड कर दीजिए, एक तो जनरल अभ्यर्थियों के लिए हो गया प्लान बी जी, मैं जहां आपको लाना चाह रहा हूं वो है फीमेल कैंडिडेट के लिए। लड़कियों के लिए प्लान बी होना कितना ज़रूरी है? सर, मुझे लगता है लड़कियों के प्लान ए टू जेड जितने भी हो सकते हैं उनके लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आर्थिक सशक्तिकरण को अपने जीवन में और जितनी भी महिला मेरे जितने भी इन्वायरमेंट में रही हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको ये मिलना चाहिए कि आर्थिक रूप से वो सशक्त रहें। उसके लिए उनका कॉन्फिडेंस एक तो बूस्ट होगा, दूसरा अपनी बात रखने की, उनकी बात सुनने वाला कोई होगा, क्योंकि आप जितना समझते हैं, मुझे लगता है आप भी बिहार से ही रहे हैं, तो उतनी तवज्जो मुझे नहीं लगता हमारे समाज में खासकर नॉर्थ बेल्ट में मिलती है लोगों को, महिलाओं को। तो इसके लिए उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात वो खुद कॉन्फिडेंस के साथ रख सकें, उसके लिए आर्थिक सशक्तिकरण और शिक्षा दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मतलब मूल जड़ में पैसा है, अगर महिलाओं के हाथ में आमदनी होता है तो फिर वो कॉन्फिडेंस फील करती है, वो अपने निर्णय ले सकती है। जैसा कि हो सकता है आपने फील भी किया हो अपने इन्वायरमेंट में भी कि शिक्षा होने के बाद भी लड़कियों की नहीं सुनते हैं। वही यही इसलिए मैं पूछ रहा था इन चीज़ को। तो इसलिए मैं आर्थिक सशक्तिकरण को शायद उससे ज़्यादा ही तवज्जो दूंगी, क्योंकि सर मुझे लगता है शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण का हर चीज़ के संयोजन से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं सर। एक चीज़ जो मैं आपको और वहाँ पर ले जाना चाह रहा हूँ, देखिए यूँ तो क्या होता है, हम सब जो है एक उम्र के बाद जो परिवार के लोग होते हैं ना, जैसे मोबाइल हमारा वाइब्रेट मोड पे, हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो वाइब्रेट मोड पे हमने मोबाइल को रख दिया, एक समय बाद हमारे परिवार के लोग जो होते हैं वर मोड पे और वधु मोड पे चले जाते हैं, है ना। जैसे ही हमारी उम्र बढ़ने शुरू हो जाती है तो वो चला जाता है मामला। लड़कों को थोड़ा सा मौका तो मिल भी जाता है, चलो एक अटेम्प्ट हुआ, 2 अटेम्प्ट हुआ, 3 अटेम्प्ट हुआ, उनको रहता है बेटा है यही सीना चौला करेगा हमारा, है ना, तो इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, करना भी चाहिए। लेकिन लड़कियों के लिए देखा गया है समाज में, आप भी इस चीज़ को गौर कर रहे होंगे, देखा भी होगा आपने ऐसे उदाहरण, कि अगर कोचिंग के लिए परिवार वाले दिल्ली भेजे भी, कोचिंग पूरी हुई और फिर कहना शुरू करते हैं वापस आ जाओ, घर वापसी करो और यहीं से पढ़ लेना। पहले तो यही होता है कि यहीं से तैयारी करना, फिर धीरे धीरे वहीं रहेंगे, नज़र पे रोज आ रहे हैं, रिश्तेदार तो सर चढ़े ही रहते हैं, फिर अब इसकी शादी कर दो। आपने इस चीज़ को कितना झेला है, या अगर आपने नहीं झेला तो आपका इस पर क्या कहना है? सर, हम लोग नॉर्थ बेल्ट में जो हैं उनमें थोड़ी शिक्षा की कमी भी नज़र आती है मुझे, खासकर लड़कियों के पक्ष में। तो यहाँ से मैं आपको एक इतना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो मेंस में हुआ मेरे साथ। मेरे जो जस्ट रोल नंबर के पीछे एक फीमेल कैंडिडेट ही थी जो इस मेंस में हुआ था अभी जी, जो सिलेक्शन हुआ? जी मेरा फर्स्ट ही मेंस था, तो हाँ, आपका तो फर्स्ट ही मेंस था। हाँ। तो उनका ये 4th मेंस था। अच्छा, जिनके बारे में आप बता रहे हैं जी। और वो उनका 3rd, इत्तेफाक से उनका इंटरव्यू कॉल आ गई थी, तो उनका 3rd इंटरव्यू था इस बार। अच्छा। तो मेंस में मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ऐसा बताया था कि क्योंकि वो 2 इंटरव्यू दे चुकी हैं, उनके जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, जो माँ हैं, पापा जी हैं, वो उन लोगों ने कभी उनको अलाउ नहीं किया, जबकि वो सेल्फ स्टडी करके इंटरव्यू कॉल तक पहुँची हैं। इत्तेफाक है कि उनका इस बार भी नहीं हुआ। अच्छा। और उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने अपने जो फैमिली है उनसे 1 साल का समय मांगा भी था कि दिल्ली 1 साल के लिए, सिर्फ मुझे 1 साल के लिए आप भेज दीजिए। तो मुझे यहाँ लगता है कि काफ़ी चिंताजनक स्थितियाँ हैं अभी भी हमारे समाज की, जबकि वो जो उनके फादर रहे हैं वो भी एक गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि
शिक्षा कितनी भी आगे बढ़ जाए, जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं हो पाएंगी, खासकर हम जैसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। नज़रिया बदलना पड़ेगा समाज का, तभी लड़कियों को मौका मिल पाएगा। तो आपको अपनी सफलता की खुशी, अच्छी बात मैंने आपसे अभी देखा कि आपको अपनी सफलता की खुशी तो है, लेकिन आपके साथ जो मेंस लिखी उन्हें मौका नहीं मिल पाया, इसका आपको दुख भी है। अच्छा, जब आप जाएं आप फील्ड में ना, तो लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए इसको अलग जगाइए ताकि ये ज़्यादा सर, मैं यहीं पे अपने आप को कहीं ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि फैमिली सपोर्ट जहाँ पे लोगों को इस कदर नहीं मिल रहा है कि वो 1 साल रुक सकें। मुझे लगता है कि मुझे अगर 3 साल 4 साल मिल रहे हैं तो ये एक सराहनीय, मैं अपने माँ पापा और चाचा जी की बहुत आभारी हूँ इस समय। अगर मान लीजिए आपको भी ये मौका नहीं मिलता, मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखते हैं जैसे आपकी वो फ्रेंड के साथ हुआ, तो फिर आप क्या करती? 3 मेंस आप मान लीजिए लिखे, आप उनके अपने फ्रेंड की जगह खुद को रख लेते हैं ना, 3 मेंस ले, तो आप लड़ती या ऐसे जाने दे देती? सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो मेरी बड़ी सिस्टर है, सबसे बड़ी, वो थोड़ी जो कहते नहीं है कि अगर आपके ऊपर वो हैं तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अच्छा। सच में मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता है, वो मेरे लिए पहले आगे खड़ी हो जाती हैं। और क्योंकि हम तीनों मैंने अभी बताया कि हम तीनों एक ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो चीज़ें छूट रही थी, कहीं ना कहीं दिल्ली जाने का प्रिपरेशन जो भी की है उन्होंने, मेरी सिस्टर का ही उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, चाचा जी को, पापा जी को और मेरी मम्मी को बोलने का, तो उनका बहुत बड़ा रोल है। सही बताएं तो मुझे ये सारी चीज़ें सोचनी ही नहीं पड़ती, उससे पहले मेरे लिए चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए मैं अपनी जो मेरी बड़ी बहन है उनके लिए काफ़ी सम्मान के, छोटी बहन होने का फायदा हुआ है। यही। अच्छा, तो मिठाई ज़्यादा अपनी बड़ी बहन को आप खिलाए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना? उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत अच्छी बात है। कोविड का दौर जो रहा है, आपने भी झेला होगा एक अभ्यर्थी के तौर पे, ये तो पूरी दुनिया उस चीज़ को झेली है, चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने करीबी व्यक्ति को खोया है उस दौर में, वो संकट भी हमने देखा है। उस दौर में एक अभ्यर्थी के तौर पे बहुत सारे लोगों से जो बात होती है, कहते हैं मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कोविड का वो जो 2, 2.5, 3 साल का जो वक्त रहा, उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जी सर। आप भी क्या इस चीज़ को झेले थे? सर, ये सारी चीज़ों ने अफेक्ट तो हम लोगों को भी किया, हम लोगों को यहाँ से कानपुर भी जाना पड़ा था। अच्छा, दिल्ली छोड़ दिया था? जी, लेकिन फिर मैंने वही बात आपको कही, जो मेरी बड़ी सिस्टर है, कोविड से थोड़ा सा ख़त्म होने में सेकेंड वेव शायद ये थी, तो उससे पहले ही हम लोग ने वापसी कर ली थी दिल्ली के लिए। मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह हम लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और वो पहले ही उसके लिए तैयार रहती थी। तो आप अपना सामान पैक के तैयार रहते थे कि मैनेज ये कर लेगी, बोलने का ये मैनेज कर लेगी, हमें बस चल देना है, टिकट हो चुका है। और सारा इंटरव्यू वगैरह की तैयारी उन्होंने मुझे खुद कराई है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसा आपने कहा ये आपका तीसरा प्रयास रहा है, पहले 2 प्रयास में प्रीलिम्स आपका नहीं निकला, कभी भी 1 मिनट के लिए भी ये मन में महसूस हुआ कि 2 बार में जो है प्रीलिम्स ही रुक गया है ना, तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो शायद अब नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या गलत किया कि कुछ और कर लेते, बीएड कर लेते, मतलब प्लान बी कर जाते? कुल मिलाकर के कहने का ये मतलब है, हतोत्साहित जब भी आप हुए हों तो कैसे संभाला आपने? सर, जैसे मेरा फर्स्ट यूपीएससी में भी नहीं हो रहा था लगातार, और ये यूपी पीसीएस में जब 2 प्री नहीं हुए तो दिमाग डाइवर्ट भी हुआ था, थोड़ा सा डिप्रेस्ड मोड में ही। मैंने सोचा कि एमए तो अब कर ही रहे हैं, स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि हिंदी साहित्य में, तो आगे पीएचडी के लिए मैंने काफ़ी सर्च करना शुरू कर दिया था। तो ये मेरी जो दीदी हैं उनके नज़र में आ गई थी चीज़ें। अच्छा। कि ये सोचने लग गई है दूसरा, जबकि उनको मेरा पोटेंशियल दिखता ही है, तभी उन्होंने मेरे साथ दिया। और आंसर राइटिंग में सर मुझे भी भरोसा था, लेकिन उनको मुझ पे मुझसे ज़्यादा भरोसा था, खुद से ज़्यादा आप पे भरोसा था। तो उन्होंने कहा ये सब क्या सर्च कर रहे हो, इसमें भी अभी भी कुछ सोचना है। तो उन्होंने जो मेरे दिमाग जो डाइवर्ट हो रहा था, उन चीज़ों को फिर से सही डायरेक्शन में लाने का काम किया। तो सर फिर उसके बाद से सच में मेरा सोचना उसके लिए जो सेकंड प्लान था कि पीएचडी कर लूँगी, प्रोफेसर के लिए आगे बढ़ूँगी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड नहीं, पीजी में एक रहती थी, उनको मैंने देखा हुआ था कि कुछ नहीं होता तो इंसान फिर प्रोफेसर के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो मैंने सोचा कि अब देखना शुरू करना चाहिए। शायद मैं थोड़ा सा थक भी गई थी या डिप्रेस्ड मोड में भी आ गई थी, लेकिन मुझे खींच कर लाने का काम जो है ना,
वो मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने अच्छा लगा बखूबी कि किया है। एक मेंटर हमेशा आपके साथ जी। रहा। और कई बार कहते हैं ना कि विकल्प अधिक यदि हो जाता है तो समस्याएं होती सेम है। उनका भी यही कथन है, आप अगर चॉइस ही नहीं रखेंगे हाँ। तो फिर आपको करना ही यही है, एक ही रास्ता है, चलना ही है। जी, कोई वही विकल्प ही है। नहीं अब आपके पास है तो आसान हो जाता है चीजें। बिल्कुल यही उनका सोचना रहा है और इसीलिए उन्होंने खींच कर मुझे एक तरीके से उसी रास्ते पे आगे बढ़ाया। बहुत अच्छी बात। अब बात करते हैं, प्रीलिम्स आपका 2 बार रुकता है, ये तीसरा प्रीलिम्स आपने दिया। जी सर। अब जो लोग देख रहे हैं आज आपको इंटरव्यू, तो आज वो डीएसपी एकता को देख रहे हैं। जी सर। तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि भाई आप ये चीज़ें पढ़ लो, है ना? क्योंकि 3 बार का आपका अनुभव रहा है ना? कि मैंने 2 बार ये गलतियां की, तीसरी बार प्रीलिम्स में मैंने इन टॉपिक को पढ़ा, या ये बुकलेट्स हैं आप इनको फॉलो करो, आपको श्योर शॉट है कि प्रीलिम्स निकल जाएगा। जी सर। फिर हम मेंस पे आएंगे, फिर इंटरव्यू पे। तो प्रीलिम्स के लिए क्या आपका स्ट्रेटेजी रहा, जरा उसको प्रकाश डालिए उस पर। सर प्रीलिम्स में मैंने जैसा कि पहले ही बताया है कि बेसिक सब्जेक्ट्स को अपने मतलब इतना पकड़ मजबूत करनी है कि जैसे पॉलिटी है या हिस्ट्री है, इससे आप कोशिश करें कि 10 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 9 आपके कट टू कट सही होने चाहिए। आपकी एम तो 10 के 10 सही होने का है, क्योंकि सर यही सब क्वेश्चन है जो आपको लीडिंग एज देंगे। लेकिन मैडम समस्या तो यही है, कट टू कट सही होता नहीं है, ये कैसे होगा? सर ये लैक ऑफ रिवीजन का ही मुझे लगता है परिणाम है, क्योंकि ये चीज़ मैंने फर्स्ट और सेकेंड उसमें फेस की है। अच्छा। थर्ड बार जिस बार में मेरा निकला है उसमें मैंने, आप मानेंगे नहीं, ये लास्ट तक आते आते मिनिमम 7-8 रिवीजन या 9-10 भी इसको कह सकते हैं, ये हो गए थे क्लास नोट्स को। जी। और ये रिवीजन मैंने जो बताया अभी आपको, ये रिवीजन ज़्यादा होने का कारण सिर्फ एक है, खुद के नोट्स होना। क्योंकि जो चीज़ें लक्ष्मीकांत में मैंने सुना है ऐसा कि लक्ष्मीकांत के खुद ही नोट्स है, उसका नोट्स क्या बनाना सुना है, मतलब ठीक से उसको नहीं पढ़ा आपने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने नोट्स पे इतना ज़्यादा फोकस किया। जी। तो मैंने अगर रेफरेंस बुक कोई यूज़ भी की है तो उसके एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं अपने लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो मेरे दिमाग से स्किप होती हैं। यस सर। और जब आपकी चीज़ें ही कम रहेंगी तो आप उसका मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। मल्टीपल रिवीजन के बिना आप श्योर शॉट जो लगाना होता है, जैसे सर फर्स्ट फेज़ में जो प्री में मेरा श्योर शॉट 89 था। फर्स्ट फेज़ में 89 करना मुझे लगता है एक अच्छा स्कोर है। तब आप इस मोड में आ जाते हो कि अब इनको गलत होने नहीं देना है। और ये 89 क्लास नोट से ही आए थे, जैसे अखिल सर से आपने हिस्ट्री लिया हो, और या फिर इकोनॉमी है, ये सारी चीजें। यस सर। बिल्कुल अपने क्लास नोट से पक्का। बिल्कुल सर। और उससे चीजें बन गई। हाँ। और सर मुझे लगता है लोग भागते जरूर हैं हिस्ट्री वगैरह के लिए, एक तो वेटेज लगातार ये कम करते जा रहे हैं। हाँ। जो भी जब चीजें सिर्फ मेरे नोट से होनी है तो मैं क्यों इतनी मोटी बुक पढूं, या क्यों अदर स्पेक्ट्रम के बारे में कह रहे हैं, इतनी मोटी बुक क्यों पढूं? और आप ये समझिए कि अब वो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं। जब डिटेल में फैक्ट आते थे, जब पूछा जाता था कि इनकी अर्थी में कंधा किसने दिया। हाँ, एक पीसीएस में ऐसा पूछते थे। जी, अब पीसीएस भी इतना इंटेलेक्चुअल टाइप का हो गया है कि मुझे नहीं लगता है कि अब इस तरह की चीज़ें इतने फैक्ट रटने की ज़रूरत है। मेंस में आपको डेटा सीट बनानी है, वो एक अलग बात होती है सर, क्योंकि आपको आप ऑथेंटिक डेटा देंगे तब तो आपको लीगल बैकिंग मिलेगी अपने आंसर के लिए। सही बात है। लेकिन पीसीएस में अगर देख लीजिए कुछ फैक्ट तो आते हैं अभी भी, उस फैक्ट के लिए आपने क्या तैयारी किया था? सर उसकी मेरा तो जो नोट्स बनता था ऐसे ही बनता था कि उसमें मेंस के साथ साथ प्री के भी चीज़ें शामिल हो जाती थी। तो आप अगर मेरे देखेंगे तो मेरी 4 फाइल्स रहेंगी यहाँ पे, GS 1, 2, 3, 4, उन्हीं 4 में मेरा सब कंप्लीट है। हमें एक भी किसी भी बुक के पास नहीं जाना है, समझ लीजिए सर। और मेंस में तो ये चीज़ें और आपको मजबूती प्रदान करती हैं, समझ लीजिए, क्योंकि आपको बुक उठाएंगे, कंफ्यूज करेंगे, उससे बढ़िया है कि 4 पॉइंट्स आपके नोट्स में कि चक्रवात क्या होता है, या मान लीजिए इकोनॉमिक्स में जो पशुचारण की अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक्स हैं उसमें बस आपको डेटा ऐड करने हैं, आपके पॉइंट्स वही रहने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें कारगर कब साबित होंगी? जब नोट्स से आपने पढ़ा होगा अपने लगातार रिवीजन। क्योंकि सर मेंस में मुझे नहीं लगता है सोचने का भी टाइम मिल पाता है। हाँ, ये लिखने में। सही बात है। फिर प्रीलिम्स में कुछ बुकलेट बताना चाहेंगे कि ये चीज़ें करना चाहिए, इससे होगा, जैसा आपने किया हो? जो एक तो नोट्स हो गया आपका कि जो नोट्स बेसिक के लिए मैंने नोट्स यूज किया, और जो आई दृष्टि करके बुक आती है करंट अफेयर्स के लिए, मुझे लगता है कि 35 क्वेश्चंस जो बोलते हैं उसमें से उनका तो परसेंटेज 50 to 70% होता है, तो उससे हो जाने वाले होते हैं। और आप डेली न्यूज़पेपर में 1 घंटे रेफरेंस के तौर पर सब रखती थी, ताकि कोई भी मैगजीन में अगर फॉलो कर रही हूँ तो
मुझे नया ना लगे, कुछ भी चीज़ नई ना लगे। यहाँ दो बातें आपने कही कि एक न्यूज़पेपर, तो एक प्रश्न ये भी डिबेट है ना सिविल सर्विसेज की दुनिया में कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या भी नहीं पढ़ना चाहिए, तो कौन सा के बाद कौन सा मीडियम, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला, एक आता है द हिंदू, सबके दादाजी माने जाते हैं, है ना। तो उनको कैसे, ये सब कैसे, मतलब न्यूज़पेपर से आपने जो कहा, तो क्या क्या किया आपने न्यूज़पेपर के लिए? सबसे पहले सर तो मुझे लगता है यहाँ पे व्यक्ति जिसमें सहज है वो न्यूज़पेपर को आप उठाएं, क्योंकि एज अ रेफरेंस आपको न्यूज़ लेनी है। क्योंकि सर जब मेरा जो रहा है कि मैं सर मैगजीन से मैं कवर करती रही हूँ, तो मेरा ये रहा है कि जब मैगजीन में कोई न्यूज़ देखूँ तो मेरे लिए एकदम नई नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहें तो वेबसाइट्स हैं ऐसी कई सारी, आप उससे फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण उठाइए और रेफरेंस के तौर पर न्यूज़ देखिए। साइंस टेक की जहाँ तक न्यूज़ की बात है उसको आप किसी भी वेबसाइट से कवर कर सकते हैं। ये हो गया, तो आपका करंट वाला वो पोर्शन तैयार हो जाएगा। प्रीलिम्स का ये बातें हो गई है ना, और मेरे ख्याल से अभ्यर्थियों को ये समझ में आ जाएगा कि एकता बार बार कह रही है कि नोट्स, इन्होंने किसी भी किताब का नाम ही नहीं लिया। मैंने देखिए पूरी कोशिश की है ना, कि कुछ बुक्स आपके लिए बोल दे, क्योंकि कई बार ना हमारे पास जो होता है, आपका जब इंटरव्यू होगा या इससे पहले जिन लोगों का हमने लिया, तो कमेंट में आते रहता है कि बुक लिस्ट पूछिए, है ना। लेकिन इन्होंने बार बार पूछने के बावजूद भी देखिए मेरी इसमें कोई गुस्ताखी नहीं है, इन्होंने कहा कि करना ही नहीं है, बस क्लास नोट्स पढ़िए। और मेरा ख्याल है क्लास नोट जो है आप हिस्ट्री के लिए अखिल सर का फॉलो किए होंगे, ज्योग्राफी के लिए किनका किया आपने? सर मेरा गौरव सर से रहा है, कुमार गौरव सर का जो मैंने क्लास की थी उसी के नोट्स को मैंने कंपाइल, सिनॉप्सिस। सर आप अगर क्लास किए हो कभी, बच्चों से भी सुनते होंगे, सिनॉप्सिस के लिए सर हमेशा कहते हैं, ताकि जो चीज़ें सर जब क्लास में लिखाते हैं तो वो एक डिक्टेशन के तौर पे होती हैं। जब आप अपने उनसे खुद के नोट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मेन पॉइंट्स आपको रिवीजन में हेल्प करते हैं, जल्दी जल्दी आपका होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि 7 से 8 बार मैंने रिवीजन कर लिया, तो ये संभव कैसे था? संभव ऐसे ही था जब वो उतनी मोटी 400 पेज की कॉपी, जब मैंने उसको 100 पेज या मान लीजिए 50-80 पेज लगातार वो कम होते होते इतने तक आ गई थी। मतलब देखिए दो बातें ये कह रही हैं एकता, कि एक चीज़ तो आप क्लास नोट्स पे ही फोकस कीजिए, रेफरेंस के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं, फैक्ट ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, उसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए चीज़ों को, उन चीज़ों के लिए लीजिए। अखबार से अगर कुछ चीज़ ऐड करनी है तो जो ज़रूरत की हो, है ना, उसको ऐड कीजिए। और इन सब के बावजूद सिनॉप्सिस बना लीजिए, ताकि बार बार आप उसको रिवीजन कर सके। आखिरी ध्येय यही है कि रिवीजन हो सके। अब आते हैं मेंस पर। मेंस का पूरा खेल जो है वो लिखने का है। तो कितने घंटे की लिखने की जो प्रैक्टिस है, एक तो हुआ टेस्ट सीरीज देते रहे तो आपने कहा 3 घंटे का 2 पेपर लगा दिए तो 6 घंटे हो गए। लेकिन आम दिन जब आप क्लास करती होंगी, जैसे कि आपका अभी जो ये इंटरव्यू है, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जो कोचिंग कर रहे हैं, क्लासरूम में आकर के पढ़ रहे हैं। अब वो क्लासरूम ऑलरेडी आकर के पढ़ रहे हैं, ठीक है, कई बार हो सकता है वो भी 2 क्लास ले रहे होंगे, ऑप्शनल भी चल रहा होगा उन लोग का, ये सब चीज़ें। उसके अलावा वो कितने देर समय निकालें आंसर राइटिंग करने के लिए? सर मुझे लगता है जब आप प्रिपरेशन में आते हैं तो स्टार्टिंग में तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि प्री में इंसान जो रहता है वो उलझता है। लेकिन उसके बावजूद 1 घंटा, जो जब आप प्री के पास नहीं हैं तो 1 घंटा डेली में आप 3 आंसर मुझे लगता है लिख लेंगे। या स्टार्ट हुआ है तो 1 घंटे में 1 आंसर भी होते थे, पहले मेरे साथ भी ये रहा है। पहला आंसर कितने घंटे में हुआ था? 1 घंटे मुझे पूरे लगे थे, मुझे अभी भी ध्यान है वो वाली ड्यूरेशन। और अभी जो आयोग में लिखने गए थे, जो मेंस निकला है, एक आंसर लिखने में कितना टाइम लगा? सर उसमें तो मैंने 7 से 8 मिनट में सारे आंसर कंप्लीट किए हैं। यहाँ तक कि जो बड़े वाले आंसर्स भी हैं उनको भी मैं 7 से 8 का टारगेट रखती थी। वो क्योंकि बड़ा होता तो कभी 8 से 9 मिनट भी लग जाते थे, लेकिन मैं टारगेट जब उतना रखूंगी तब तो मुझसे 1 मिनट ज़्यादा में कवर होगा। अब देखिए एक प्रश्न इनसे पूछेंगे, उससे पहले एक सिचुएशन ले लेते हैं कि 1 घंटा में पहले एक आंसर लिखना, उसके बाद आखिरी जब ये मेंस सभी क्वालिफाई की हैं तो 7 मिनट में एक आंसर लिखना है ना, ये दूरी कम कैसे हुआ? सर ये लगातार प्रैक्टिस से कम हुआ। और ये जब आप प्री के पहले वो प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक रिलैक्स मोड में प्रैक्टिस करते हैं सर, कि अभी आपको कुछ पता है नहीं आगे कैसे होना है। तो 1 घंटे में 3 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, कभी 2 भी हो रहे हैं, कभी 1 ही हो रहा है। आलस मुझे लगता है कि मानवीय स्वभाव है, वो कभी नहीं छूटता। सही बात है, बस छोड़ना पड़ता है चीज़ों को। तो जब प्री के बाद आपको पता है कि मेंस आपको लिखना है तो आपके अंदर वो खुद डेडिकेशन जागेगी कि नहीं, अब किसी भी कीमत में मेरा कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सर मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ का आंसर लिखा तो मेरे 3 क्वेश्चन छूट गए।
शायद मैं परफेक्शन की ओर ज़्यादा भाग रही थी कि कोई भी आंसर हो, नंबर तो तभी मिलेंगे जब वो परफेक्ट होगा, एकदम होना चाहिए बिल्कुल। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हैं कि परफेक्ट आंसर लिखना है, तब तो जाके आप नियर परफेक्ट कर पाएंगे। ये होगा तो धीमे धीमे फिर आप ये इसमें किसी भी तरह की कोताही तो बरती नहीं जा सकती कि एक भी क्वेश्चन आप अफोर्ड कर सकते हैं छोड़ना। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके पहले 3 क्वेश्चन, लेकिन सडनली मेरे अंदर वो चेंज अपने आप आया कि अगर मैं ये आयोग में लिख रही होती तो मैं क्या करती फिर। लास्टली तो आपको वहीं लिखना है। सही बात है। तो सेकंड जैसे ही आया था उसमें फिर एक क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन फिर भी मैंने कवर किए। हाँ। लेकिन ये धीरे धीरे जब आपके एक हफ्ते में 3-3 टेस्ट लगे हुए हैं सर टेस्ट सीरीज में, तो ये आपका दायित्व है कि हर तीसरा टेस्ट, अगला जो भी टेस्ट आ रहा है वो बेहतर होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। भले चाहे वो लास्ट आंसर आप 5 मिनट में लिख रहे हो। ये सर हुआ है मेरे साथ, आयोग तक में हुआ है। मेरे लास्ट आंसर एक ही दो सब्जेक्ट में हुआ है कि लास्ट आंसर मैंने वो 5 मिनट में भी लिखा है। लेकिन उसका भी एक तरीका है कि आप उसको, भले भाषा कम हो लेकिन उसमें कंटेंट आपका पूरा आ जाना चाहिए जो भी आपके दिमाग में है। फ्लो चार्ट, मैप वगैरह करके चीजें डाल दीजिए फटाफट। और मेरा ये जो भी पूरी कॉपी रही है वो फुल भरी हुई थी, ये नहीं कि कोई भी पेज मिसिंग है या कोई भी पेज छूट गया था, ऐसा नहीं रहा है सर। चलिए, अब मेंस को हम समझ गए कि यहाँ से मेंस मामला हो गया, आपका रिजल्ट भी आ गया मेंस में, है ना। अब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं। पहली इंटरव्यू ही था ये आपका, है ना। तो मॉक इंटरव्यू की बारी आती है। मॉक इंटरव्यू आपने दिया था? जी सर, बिना मॉक के मुझे लगता है मेरा जो वो पहले मैंने आपको पीजी वाली बात बताई थी, और ये मेंस लिखने के साथ सर पर्सनैलिटी मुझे लगता है अपने आप डेवलप होने लगती है, ग्रूम होने लगता है ना, चीजें बदलने लगती है। तो जैसे आप इंट्रो के लिए सोचेंगे तो वैसे आप जब बैठेंगे इंटरव्यू देने, अगर आपसे कोई इंट्रो पूछ रहा है आपका, तो आपका दिमाग उसी दिशा में वर्क करने लगेगा। तो मेंस के साथ सिर्फ मेंस नहीं होता है सर, मुझे लगता है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी होने लगती है। वही आपने जो कहा ना, नॉलेज आते जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। जी सर। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू संस्कृत आईएएस में जो हुआ था, मॉक का कह रहा हूँ, वो दिल्ली सेंटर पे हुआ था या प्रयागराज में हुआ था? सर मुखर्जी नगर, दिल्ली। अच्छा, तब तो मेरे ख्याल से इसी कमरे में हुआ होगा। जी सर। तो कैसा लग रहा है इस कमरे में दोबारा आके? जी सर, पहले मैं उधर थी, इस बार इधर हूं। तो उधर से इधर का सफर मैं सभी को याद दिलाता हूँ, इसीलिए मैंने पूछा था कि एक पूरा खेल ही दरअसल इसी चीज का है ना। यहाँ पहुँचने के लिए सफल होना पड़ता है, आपके जैसे डीएसपी बनना पड़ता है ना। तो कैसा लग रहा है उधर से इधर आकर के? सर मुझे अब विश्वास, आपको मैं बोलूँगी कि विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर ये वही घिसा पिटा आंसर होगा, लेकिन सच में ये सफ़र इतना स्मूथ होगा मुझे लगा नहीं था। बस ईश्वर की कृपा है और आप सबका। अच्छा, आपका चूंकि ये पहला इंटरव्यू था, तो मॉक जब आप संस्कृत आईएएस में दिए थे, तो यहाँ पैनल बैठे होंगे, आप जिस दिन वहाँ से एंट्री लेते हैं गेट से, मैं आई कम इन करते हुए, और वो एकता है जिसको पीजी में अपना नाम बताने में भी घबराहट होती है, और यहाँ पर अब मॉक देना है। तो कैसे इस पैनल के साथ आपने डील किया था? सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे सीबीपी सर का, श्रीवास्तव सर का वो बोर्ड मिला था। अच्छा। तो माहौल बहुत फ्रेंडली नेचर, मतलब फॉर्मल भी था लेकिन सहायक पूर्ण था, एक हेल्पिंग नेचर बोल सकते हैं सर लोगों का। खासकर जो उस साइड पे एक टीचर बैठे थे, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान कर पा रही हूँ, तो उनका बहुत, जबकि सबसे टफ क्वेश्चन उन्हीं सर के थे। मतलब पूरा कमरा याद है, उस साइड पे बैठे थे, इधर बैठे थे, सबसे टफ क्वेश्चंस उन्हीं के थे, लेकिन फीडबैक में और साथ साथ हेल्प करने में वही सर सबसे आगे थे। तो जो कठिन क्वेश्चन पूछते हैं पैनल में वो याद रह जाते हैं, किधर बैठे थे, इनको याद रखना है। सर इतनी जल्दी भूला भी नहीं जाता है, सही बात है, मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं होती। सही बात है, सही बात है। तो फिर कैसा अनुभव रहा था यहाँ के मॉक इंटरव्यू का आपका? सर मॉक तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस वहाँ भी मुझसे पूछे गए थे। अच्छा, जैसे जी सर, सब्जेक्ट को लेकर, जैसे मेरा एमए में अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट, पीजी कंप्लीट हुआ है, तो हिंदी वगैरह को लेकर वैसे क्वेश्चन यहाँ भी 1-2 आए हैं सामने। और बाकी सर पॉलिटी वगैरह को लेकर नहीं क्वेश्चन पूछे गए जो यहाँ पे पूछे गए थे। देखिए एग्जैक्ट तो क्वेश्चन हो नहीं सकता ना, ये तो नेट प्रैक्टिस है। हाँ, ये सोने पे सुहागा हो गया आपके लिए कि कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया वो डायरेक्ट वहाँ मिल गया। बिल्कुल। तो ये कई बार क्या होता है कि पैनल में इतने अनुभवी लोग, कई बार संस्था ऐसे लोग रखते हैं जिनका फ्रिक्वेंसी आयोग से मैच करता है, या वो कई बार आयोग के सदस्य रह चुके होते हैं, वहाँ इंटरव्यू ले चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि कैसे यहाँ डील करना है। तो जब यहाँ से आप आयोग में इंटरव्यू देने गए होंगे, और आयोग जो है प्रयागराज में ना, वहीं पे जब गेट के अंदर आप एंट्री ले रहे होंगे, कैसा महसूस हो रहा था कि आधा घंटा निकल गया? तो फिर तो
जी सर, महसूस जैसा कि यहाँ पे होता था, मैंने आपको बताया कि जब मैं फर्स्ट बार यहाँ पे आई थी तो मुझे इतनी धक धक हो रही थी और हेजिटेशन भी हो रही थी बोलने में। मेरे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे कहीं कहीं। तो यहाँ पे जो फीडबैक्स मिले, एक दो मैंने यहाँ पे अगर जो बोला है, आंसर किया है, काफ़ी कहीं कहीं जहाँ पे सराहना वाली बात है वहाँ पे सर ने सराहना भी की है कि आप सेकेंड हाफ में, आप मेरा अगर इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें बोलेंगे सर आप सेकेंड हाफ में मोस्टली कंफर्ट लेवल पे आप आ गए थे, लेकिन फर्स्ट में आपको थोड़ा सा लिटिल बिट टेंस आप नज़र आ रहे थे। तो ये सब चीज़ों ने मुझे बताया कि सेकेंड हाफ में जैसा परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि सर बात करते करते इंसान सहज होता है, सहज हो जाता है। तो मुझे लगा कि आपको स्टार्टिंग से सहजता कैसे लानी है, ये चीज़ मैंने यहाँ से सीखी। और जो कमरे में एंट्री करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए, एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हेल्प की हैं मुझे वहाँ आयोग में काम कर बिल्कुल गया। सर। वहाँ आयोग में कितने लोग थे पैनल में? 4 लोग थे सर वहाँ पे। और वहाँ का माहौल कैसा रहा? हाँ, वो मुझे RN श्रीवास्तव सर का बोर्ड मिला था। माहौल वहाँ पे कुछ ज़्यादा मुझे लगा इनफॉर्मल रहा। अच्छा, यहाँ के रिलेटिव। यहाँ तो थोड़ा सा क्रिएट किया जाता है जी ना सर। अगर यहीं कंफर्ट जोन डाल दिया जाएगा तो आप कयामत के लिए कैसे तैयार हो पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, है ना। और लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी इनफॉर्मल और कंफर्ट ही उन्होंने माहौल बना के रखा हुआ था। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आई कि जहाँ पे वो मुझसे इम्प्रेस भी हुए सर, जो भी वहाँ पे रहे हैं। यूपी पे जो जिन्होंने आंसर क्वेश्चंस किए थे वो मुझसे काफ़ी खुश भी हुए थे, लेकिन एक जगह मुझे खुद भी लगा कि यहाँ पे थोड़ा आइडियलिस्टिक आंसर हो गया। सिर्फ एक जगह मेरा जहाँ तक ध्यान है, एक जगह मैंने आइडियलिस्टिक आंसर दिया था। तो उस आंसर को लेके मुझे नींद ही नहीं आ रही थी रात में कि इसका मुझे एग्जैक्टली सर पूरा इंटरव्यू ओवर हो गया। उस बीच भी मैंने यहाँ पे जैसे सिखाया भी गया था कि आपको एक बार आंसर देने के बाद छोड़ देना है, उसके बाद में सोचना नहीं है। तो यही चीज़ मैंने वहाँ पे भी अप्लाई की थी। जो अब आंसर हो गया उसको मैंने नहीं सोचा। हालांकि बाद में निकलने के बाद आप जब मैं वहाँ पे निकली थी तो एक रिलैक्स माइंडसेट से, यूपी का जैसे मैंने आपको बताया उसमें काफ़ी कंपोज क्वेश्चन पूछे गए, मेरा उनको आंसर भी अच्छा लगा था। तो वहाँ पे मैं रिलैक्स माइंडसेट से निकली थी। लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन ने मुझे थोड़ा सा नींद भी नहीं आने दी। फिर मैंने वो खुद ही, मुझे रात में ध्यान आ रही है कि नहीं ये आंसर अच्छा हो सकता था। देखिए चीजें तो चलते रहती हैं, आफ्टर ऑल कहते हैं कि अंत में विकास, सब कुछ अच्छा हो जी गया बिल्कुल है सर, ना? निरंतर विकास की प्रक्रिया है ग्रूमिंग, जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात होती है। बहुत सही। तो अंत में सब कुछ अब आपको अच्छा हो गया, तो वो रातें जो थी वो अंतिम रात था, जो कठिन रात था, है ना। अब सुबह हो चुका है आपके जीवन का। जिस टॉपिक पर अब मैं आना चाह रहा हूँ, जिसको मैंने बाद में रख लिया था और अभ्यर्थियों से भी कहा था, यूपी स्पेशल का जो 2 नए सब्जेक्ट ऐड हो गए, 2 नए पेपर ऐड हो गए, ऐसा कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो यूपी स्पेशल की तैयारी आपने कैसे की थी? सर जब मैंने स्टार्ट किया तो सब नया नया था, तो बहुत सारी बुक्स आ रही थी मार्केट्स में। तो ये डिसाइड करना सबसे पहले कि कौन सी बुक चुनी जाए, और चुनी जाए तो कंपैरिजन भी करना पड़ेगा कि इसमें कुछ ज़्यादा है, उसमें कुछ कम है। ये सारी चीज़ें तो सर इसी चक्कर में मेरा हफ्ता भर ऐसे ही बीत गया था बिना स्टार्ट किए यूपी को, क्योंकि सर ये ऑप्शनल की जगह लेने वाले थे सब्जेक्ट। तो ये एक मेजर रोल प्ले करेंगे आपको मेंस में आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने काफ़ी बुक्स हैं, उसको भी मैंने जो भी बुक्स ली, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हम 2 लोग थे, जो 5 लोगों के ग्रुप में 2 लोगों का हुआ था। तो हम दोनों ने इसमें स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश की, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे के जो नोट्स हैं उनको काफ़ी बेहतर समझ सकते थे। कि नोट्स से जो जैसे बुक्स हैं उनसे एक्सट्रैक्ट की गई चीज़ें, जो एक्सट्रैक्ट किया है वो चीज़ें मुझे भी समझ में आ रही हैं, क्योंकि सबकी सर भाषा अलग अलग होती, तो मुझे उसकी भाषा समझ में आती थी, उसने जो लिखा था तो हम दोनों ने मिलकर जो भी समय था उसमें मुझे लगता है कि 15 से 20, ये मैं कम बोल रही हूँ, 25 से 30 दिन मुझे लगता है लग गए थे सिर्फ 5th और 6th पेपर तैयार करने में। क्योंकि सर इसमें नोट्स भी आपको रेडी करने होते हैं और उनको याद भी करना होता है। तो तब भी सोचिए, जब मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, हम 2 लोग साथ मिलकर कर रहे थे, तब भी मुझे 1 महीना लग गया इन सब चीज़ों को करने में। तो मुझे लगता है जिन्होंने अकेले किया होगा उनके लिए तो और भी चीज़ें टफ हो गई होंगी। और सर मेरा एम ये भी रहा कि किसी भी तरह की चीज़ें छूटे नहीं। अगर कुछ इस बुक से आ रहा है तो ठीक है, इस बुक से, नहीं तो दूसरी बुक से, लेकिन बेस एक बुक को बनाना है कि आपने जिसको फॉलो कर लिया आप उस पर भरोसा कीजिए। सबसे पहला आपका एम यही होना चाहिए। वो किसी भी संस्था की बुक हो सकती है सर,
यूपी गवर्नमेंट की बुक हो सकती है या बहुत सारी संस्थाएं ऐसी ऐसी निकालती हैं। आप एक बुक पकड़िए, बेस उसको बनाइए, उससे आप पूरे नोट्स अपने प्रिपेयर कर लीजिए और फिर उसको सर क्योंकि अभी सबके लिए नया था तो हम लोगों को इसको वो करना था, क्रॉस चेक भी करना था कि कुछ छूटा तो नहीं। हाँ। तो क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग ने एक और रेफरेंस बुक उठाई जो मार्केट में थी, तो उसके साथ क्रॉस चेक किया, जो चीज़ें नहीं थी उसको ऐड की और साथ साथ जब टेस्ट सीरीज आप दे रहे थे तो आपके सामने बहुत ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे जो आपके नोट से भी नहीं थे, तो उनको भी ऐड करते गए। सर हम लोगों का नोट्स इतना अच्छा हो गया था, मुझे अब फील होता है ये चीज़ कि उससे लगभग जितने क्वेश्चन आए वहाँ पे पूछे गए थे। मुश्किल ही है कि एक दो क्वेश्चन को छोड़ के कुछ क्वेश्चन ना आए। चलिए, आपसे बहुत सारी दिलचस्प बातें हुई हैं और बहुत सारी अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई है, खास करके लड़कियों के लिए जो आपने कहा है किस तरह से हौसला रखना चाहिए, किस तरह से आर्थिक जो है उनको समावेशन उनके अंदर होना चाहिए। ये सब काफ़ी जिंदा दिली बातें हैं। हमारे तरफ से जितने भी प्रश्न होने थे वो मैंने कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ जो अभ्यर्थी होंगे, देख रहे होंगे हमारा आज का इंटरव्यू कार्यक्रम, वो इससे बहुत लाभान्वित भी होंगे। अंत में आप मैसेज देना चाहें सभी अभ्यर्थियों के लिए तो मैसेज दें। मैं इसमें बस 3 अलग अलग पार्ट कर देना चाहूँगा। एक तो आप अभ्यर्थियों के लिए, जनरल अभ्यर्थियों के लिए मैसेज दें। एक आप सिर्फ गर्ल कैंडिडेट के लिए मैसेज दें, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए। और एक बहुत ज़रूरी है, जो फीमेल हैं कैंडिडेट हैं उनके पेरेंट्स के लिए मैसेज दें, उनकी सोसाइटी के लिए मैसेज दें, क्योंकि शुरुआत जो है वहीं से होनी है इस बदलाव की। बिल्कुल। तो आपका कैंडिडेट के लिए क्या मैसेज होगा? सर कैंडिडेट के लिए मेरा मैसेज है कि सबसे पहली बात तो अपनी चीज़ों पे भरोसा रखना है। जो भी आपके लक्ष्य हैं उसकी महानता पर गौर कीजिए और इसके जब आप उसकी महानता पे गौर करेंगे तो आपको मोटिवेशन कहीं और से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा मानना है ऐसा। हार्ड वर्क के साथ साथ जो मैंने बोला है स्मार्ट वर्क, ये एक की हो सकती है जो रैंक आपको अपग्रेड करने में मदद करेगी। और दूसरी बात ये है कि हार्ड वर्क तो करना ही है, परसिवरेंस जो धैर्य होता है सर, वो एक अच्छा रोल अदा करेगा। जब तक आप इस प्रोसेस में हैं उसमें आपको हर बार आएगा, आलस भी घेर कर सामने आएगा कि नहीं यार अब ये वाला टेस्ट छोड़ देते हैं, ये वाला रहने देते हैं। 2 टेस्ट सीरीज़ मिनिमम आप, मुझे लगता है आपको लिखनी चाहिए, 2 टेस्ट सीरीज़, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और बस आपको आगे बढ़ते रहने के लिए लगातार लगे रहना, बस यही एक जुनून आपको आगे ले जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा, स्पेशली उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? फीमेल कैंडिडेट्स को सबसे पहले तो आपको ये भान होना चाहिए कि आपको वहाँ पे भेजने के लिए कितने लोगों का परिश्रम रहा है। क्योंकि जिन लोगों को भेजा भी नहीं जाता है या मान लीजिए कि पढ़ने ही नहीं दिया जाता है, आप भी अपने आसपास में देख रही होंगी कितने लोग ऐसे हैं जो बर्तन कर रहे हैं, शादियां जल्दी हो गई हैं। मेरे ही फ्रेंड ग्रुप में काफ़ी लोगों की शादियां सर हो गई हैं जल्दी। और ये सब चीज़ें आपके ऊपर भी सोसाइटी का जो प्रेशर है वो लगता है और आपके मेंटल प्रेशर में भी कभी कभी लड़कियां सर उस मोड में चली जाती हैं कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो शादी करनी है। क्योंकि वही यहाँ पे वही चीज़ें हावी होती हैं, आलस जो आपको काम करने से रोकता है। आपको पता है कि आप ये कर सकते हैं लेकिन रुके कहाँ, जहाँ हम आलस कर गए। बिल्कुल। और सबसे अंत में जो मैंने वो कहा था कि आप पेरेंट्स के लिए और वो लड़कियां जिस समाज से आती हैं उस समाज के लिए, उस पेरेंट्स के लिए, खास करके परिवार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेंस में जो एक फीमेल कैंडिडेट मुझे मिली थी, उनसे तो मैं यही सीखी हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ और जो मेरे जैसे लोग आ पाए हैं या पढ़ने का मौका मिल पाया है वो कितने भाग्यशाली हैं। सर भले हमारे यहाँ पैसा कम रहा है लेकिन सोच बड़ी रही है। तो यहाँ पे शिक्षा तो एक मेजर रोल अदा करेगी ही, लेकिन जो शिक्षित लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि उनकी बेटी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे विश्वास एक अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि तो मैं पेरेंट्स से सिर्फ एक निवेदन करूँगी कि अपने बच्चों पे विश्वास करें, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अगर बच्चियाँ आगे बढ़ेंगी तो आपका नाम रोशन होगा ज़रूर। अब 10 में से 1 केस अगर कुछ गलत का आ रहा है तो ये आपको सोचना चाहिए कि वो एक आपके लिए नहीं है, बाकी 9 जो हैं वो हो सकते हैं आपके लिए। हमारा जो माइंडसेट रहा है सोसाइटी का वो नेगेटिव चीज़ों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा है सर। तो आप क्यों नहीं पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं? चीज़ें उनको भी तो सोचने दीजिए, जिम्मेदारी देंगे तब तो वो जिम्मेदार बनेंगे। उत्तरदायित्व का बोध भी तो सर एक बहुत बड़ी बात होती है। सही बात है।
कुल मिलाकर के बिटिया को मौका देंगे तो बिटिया जो है एकता की तरह अफसर बिटिया बन ही जाएगी। एकता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही गंभीर, सारगर्भित और ज्ञानवर्धक बातें की है। आपका जो आपने हमारे लिए जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, खास करके जो मैंने कहा कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, कई बार से जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, उन सबों के तरफ से मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना बेशकीमती समय उनके लिए दिया है। एक बार पूरी संस्कृति IAS की तरफ से आपको बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, खूब खूब शुक्रिया। और संस्कृति टीम का जो पीछे कैमरामैन भैया हैं उनका भी खूब खूब आभार। साथियों, आज हमारे साथ एकता जुड़ी थी और एकता, जैसा मैंने बताया कि अफसर बिटिया बन गई हैं, तो अब इनको देख करके अब आप लोग को आगे आना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन्होंने जितनी भी बातें कही होंगी वह आपके जहन में बैठ गया होगा और आप इनसे उत्साहित भी हुए होंगे। इसी वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में किसी और कैंडिडेट के साथ आपसे मुलाकात कराएंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।